हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि सब बढ़िया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज की ये जो हमारी वीडियो है, तो आज की हमारी ये वीडियो में हम यूपीएससी जीएस 1 जीएस 1 जो यूपीएससी में हिस्ट्री का पार्ट है। तो हिस्ट्री के पार्ट में दोस्तों सिर्फ मेंस में कितना चीज़ पूछता है? दो चीज़ पूछता है। एक पूछता है आर्ट एंड कल्चर और एक पूछता है मॉडर्न हिस्ट्री। एंशियंट और मिडवल इसका रोल ज़्यादा होता नहीं है, और एक थोड़ा सा इसमें पूछेगा वर्ल्ड हिस्ट्री, इसका ज़्यादा ज़्यादा एक क्वेश्चन होगा। तो हम इसको तो एक वीडियो में कर लेंगे, पर आज हमारा है मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम GS 1 जो यूपीएससी, हाँ, और साथ में यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस भी मान लीजिए, हर एक एग्ज़ाम के लिए जो इसमें मॉडर्न हिस्ट्री आती है उसका हम मेंस का सारा चीज़ कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो हमारी ये लगभग 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। आज के वीडियो में हम आधा कर लेंगे, आधा हम कल की वीडियो में कर लेंगे। तो हमारा ये GS 1 का हिस्ट्री का पोर्शन जो मेंस के अकॉर्डिंग है, तो ये हमारा हो जाएगा। इसमें आपको नोट्स वोट्स सब चीज़ मैं दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में, जिससे आप डाउनलोड भी कर लेंगे और उसको अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे, जैसे आपको करना है, पढ़ना है, क्या करना है, नोट्स बनाना है या फिर आपको इसी के नोट्स को फॉलो करना है। तो इसमें मतलब मैं आपसे एक उम्मीद ये लगा सकता हूँ कि आप स्पेक्ट्रम जो है ना बुक, आप उसको मतलब एक बार अच्छे से रीड मार लीजिएगा। रीड मारने के बाद इसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको सबसे अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हाँ, और साथ में ये जो है पर्सनालिटी एंड कंट्रीब्यूशन, ये दोनों में है, यूपीएससी में भी है, यूपी पीसीएस में भी, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो हम इसमें सबसे लास्ट में फोकस करेंगे और थोड़ा ध्यान देंगे। और जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसमें भी 18वीं सेंचुरी जो 1850 के करीब से और ये 1947 तक के में आती है, तो हम इसमें फोकस करेंगे ज़्यादातर। हमारी नोट्स का जो ध्यान है पूरा इसी के रूप में बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, अब जैसे ये मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब हमारा सबसे पहले हम 1707 में कौन था? औरंगजेब था। औरंगजेब मतलब उसकी मतलब ख़त्म हो गया था। उसके बाद मुग़ल साम्राज्य का भी धीरे धीरे पतन होने लगा। इसका धीरे धीरे चलता रहा 1857 तक, इसमें लास्ट तक धीरे धीरे, पर इनका कोई ज़्यादा महत्व नहीं था। महत्व सिर्फ 1707 तक था, उसके बाद भी थोड़ा बहुत था, पर ज़्यादा नहीं था जितना मतलब अकबर, औरंगजेब, शाहजहाँ के उसमें शासनकाल में था। तो हम सीधे देखते हैं मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारण, क्या क्या पतन के कारण थे जिसकी वजह से मुग़ल साम्राज्य 1707 के बाद से अच्छे से हुआ नहीं है, मतलब चला नहीं है। तो पहला कारण है औरंगजेब की जिम्मेदारी, जिसमें धार्मिक और दक्कन नीतियाँ, जो वो धार्मिक नीतियाँ और जो दक्कन नीतियाँ उसकी थी ना, कि वो धार्मिक में बहुत ज़्यादा कट्टरवादी था, और दक्कन में वो सबसे ज़्यादा युद्ध किया शाहजहाँ से। तो यही सॉरी, हाँ, जैसे मराठा से, तो इनसे जो सबसे ज़्यादा युद्ध किया, तो उसका ध्यान पूरा इसी में था। तो ये बाकी अपने प्रशासन पे ध्यान नहीं दे सका। और एक जैसे दूसरा पॉइंट हो गया कमज़ोर उत्तराधिकारियों और उत्तराधिकारियों की लड़ाई, ये तो एक कॉमन पॉइंट है। दूसरा मुग़ल सेना और कुलीन वर्ग का क्षय होना, जो मुग़ल सेना है उसका भी धीरे धीरे क्षय होने लगा था, कुलीन वर्ग का भी क्षय होना। और मराठा चुनौती, हाँ, मराठा चुनौती सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि मराठा उस टाइम पे मतलब मराठा उस टाइम पे तो मतलब आ गए थे, और मराठाओं ने ही सब चीज़ देखा था, और मराठाओं से ही औरंगजेब का सबसे ज़्यादा युद्ध हुआ था। तो मराठा उस टाइम के लिए सबसे बड़ी उनके लिए दिक्कत थी। तो इसमें मराठा एक थी चुनौती। तो हम इसको मराठा की एक आंतरिक और बाहरिक दोनों थी उनके लिए चुनौती। आंतरिक रूप से भी उनको परेशान करते थे, बाहरिक रूप से भी परेशान करते थे। और एक लास्ट पॉइंट, छठवां पॉइंट है, यूरोपियों का आगमन भी हो गया था उस टाइम पे, और विदेशी आक्रमण जो 1739 में नादिर शाह ये सब लोग जो किए हैं, तो उनकी वजह से मुग़ल साम्राज्य के पतन के ये धीरे धीरे ख़त्म हो गया। अब मुग़लों के समक्ष क्या क्या दिक्कतें थी, चुनौती, तो चुनौती एक था बाह्य आक्रमण, एक था आंतरिक, मतलब क्या क्या उनमें दिक्कत थी।
चुनौतियाँ, जैसे बाह में क्या था, 1738-39 में फारस के जो शासक से नादिर शाह, इनका आक्रमण हुआ। फिर 48 से 67 के बीच में अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली का था। तो ये बाहरी चुनौती मुगलों के लिए थी, जो मतलब था। और आंतरिक चुनौतियों के बारे में पहला क्या है, औरंगजेब के पश्चात दो वर्गों द्वारा राज्य शक्ति में हिस्सेदारी, एक जमींदार और एक कुलीन। जो राज्य शक्ति थी उसकी जिम्मेदारी दो लोग के पीछे चली गई थी, एक जमींदार कुलीन, दोनों आपस में लड़ाई झगड़े करने लगे। इस वजह से आंतरिक चुनौतियां पैदा हुई। विभिन्न क्षेत्रीय शक्तिशाली समूहों का उद्गम, जैसे जाट हो गया, सिख हो गए, मराठा हो गए, राजपूत हो गए, मतलब ये जो मतलब एरिया थे ना, इनमें सबका अपना अपना क्षेत्रीय समूह उदय होंगे। और कुछ आर्थिक और प्रशासनिक दिक्कतें भी थी। आर्थिक प्रशासनिक दिक्कतें ऐसे थी कि जब एक केंद्र में शासन चलाने के लिए कोई योग्य शासक होगा नहीं, तो योग्य शासक न होने से आर्थिक प्रशासनिक समस्याएं अपने आप वो हो जाएंगी पैदा। एक मिनट, मैं पेन चेंज कर लूँ थोड़ा सा। हाँ, तो दोस्तों ये रहा। तो हम इसमें क्या चीज़ देखें कि मुगलों का क्या पतन था और मुगलों के समक्ष क्या चुनौती थी। हाँ, एक चीज़ याद रखना कि जो नोट्स बनी है ना, तो ये नोट्स पूरी ओर से जैसे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए थे, PYQ एनालाइज करके मैं ये नोट्स बनाया हूँ, कैसे क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से। तो इसमें ये नहीं कि मैं इसमें आपको हर एक चीज़ बताऊँ। मैं आपसे ये उम्मीद लगा सकता हूँ कि आपने स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है। बस आपको मेंस के लिए एक प्रॉपर नोट्स चाहिए, जो आप उसको रिवीजन कर सकें और जाके आंसर राइटिंग अच्छे से हो सके आपसे। तो ये नोट्स वैसी है कि आप नोट्सों को बार बार याद कर लें, रिवाइज कर लें। बस मेन चीज़ ये है, बाकी इसका कोई उद्देश्य नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में आया 18वीं सदी में सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक क्या क्या स्थिति थी। तो पहला एक सामाजिक स्थिति में ध्यान देंगे, विरोधाभास की भूमिका, जाति व्यवस्था, महिलाओं की स्थिति, शिक्षा में उच्च शिक्षा संस्थान, प्रारंभिक शिक्षा, साक्षरता स्तर और रूढ़िवादिता। जैसे अब इसमें एक एक पॉइंट में समझाता रहा हूँ, आगे देखना। जैसे रूढ़िवादिता, तो रूढ़िवादिता उस समय कैसी थी, समाज में रूढ़िवाद था कि महिलाओं को बाहर नहीं जाने देता, महिलाओं को मतलब काम नहीं करने दिया जाता था। और अंधविश्वास था, मतलब एक धार्मिक जो चीज़ें रहती हैं, अंधविश्वास, धार्मिक अंधविश्वास में रूढ़िवादिता ऐसा थी। मतलब उस टाइम के समाज में कैसा था अंधविश्वास ये। और शिक्षा में उच्च शिक्षा संस्थान में कितने जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनको बस स्थान प्राप्त था। शिक्षा का प्रारंभिक शिक्षा बहुत प्रचलित थी, बाकी उच्च स्तर पे उनका कोई वो था, कोई स्कूल कॉलेजेस ऐसे कुछ थे नहीं। महिलाओं की स्थिति आपने यहाँ देख ही ली कि महिलाओं को मतलब सिर्फ घरों में बंद करके रख दिया जाता था, मतलब उनको बाहर कोई काम आज़ादी नहीं थी। ऐसा जाति व्यवस्था तो आपको पता है कि जाति व्यवस्था थी। और विरोधाभास की भूमिका भी थी, एक विरोधाभास की भूमि थी। मतलब ऐसा कि समझिए कि हर जगह सबका एक राज्य है अलग अलग, तो उसमें दिक्कतें आपस में हो रही थी। ठीक, तो दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, दूसरा पॉइंट है आर्थिक क्या, मतलब 18वीं सदी के सामाजिक आर्थिक में आर्थिक क्या स्थिति थी। अर्थव्यवस्था की मूलभूत इकाई ग्राम थी, जो आत्मनिर्भर थी। ऋणग्रस्तता में वृद्धि थी, लोगों सबसे ज़्यादा वो ले रहे थे, उधार ले रहे थे, जिससे उनको दिक्कत हो रही थी। और कंपनी के ऊपर लोगों की सबसे ज़्यादा निर्भरता थी, लोग पूरी ओर से कंपनी के ऊपर वो हो गए थे, डिपेंड हो गए थे। और चौथा क्या है, जमींदारों द्वारा धन संचय, जमींदार ज़्यादा से ज़्यादा वो कर रहे थे, उस समय में धन संचय अपने पास रख रहे थे, लोगों को कम दे रहे थे। विलासितापूर्ण वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो गई, जो मतलब जो जिसके पास ज़्यादा पैसा रहेगा, जैसे जमींदार कंपनी, तो विलासितापूर्ण वस्तुओं में ज़्यादा खर्चा किया जाता था और गाँव के लोगों को ज़्यादा दिक्कतें होती थी। तो ये रहा। और तीसरा है राजनीतिक स्थिति में क्या, निरंतर राजनीतिक प्रवाह। नियंत्रण राजनीतिक प्रवाह ऐसा था कि मतलब कोई एक स्थायी रूप से रुका नहीं, मतलब जल्दी जल्दी राजा चेंज होते गए मुगल में, तो इस वजह से निरंतर राजनीतिक प्रवाह था। और क्षेत्रीय पहचान का दावा, जैसे क्षेत्रीय पहचान हो गए, यहाँ राजपूत आ गए, यहाँ ऊपर सिख आ गए, फिर यहाँ नीचे मराठा आ गए, मतलब ये जैसे इंडिया का मैप है, तो यहाँ जाट, मतलब ये दिल्ली के आसपास जाट, तो सबका क्षेत्रीय उदय हो गया था। तो क्षेत्रीय पहचान का सब लोग अपना अपना एक
दावा करने लगे थे, छोटे छोटे राज्य। उत्तरी शक्तियों का उदय, उत्तरी शक्तियों का मतलब यही रहा, जो ये नॉर्थ में कितने लोग आए, मतलब सिख आए, जाट आए, ये राजपूत, ये सब चीज़ अपने अपने क्षेत्र के लिए। अब फिर ये आ गया अपना अवध का क्षेत्र, बंगाल के क्षेत्र में उदय शक्तियाँ का। तो ये रहा शक्तिशाली सम्राट का अभाव। हाँ, तो हम देखेंगे 1707 के बाद से कोई भी शक्तिशाली सम्राट आया ही नहीं, तो उसका अभाव था। तो एक राजनीतिक स्थिति ये थी। पांचवें में व्यापारियों के साथ राजनीतिक साठगांठ। हाँ, ये जो व्यापारी लोग थे, व्यापारी लोग क्या थे, अधिक मुनाफा कमाने के लिए राजनीतिक जो राजनीतिक लोग थे, जैसे राजा और राजा के मंत्री, उनसे साठगांठ कर लेते थे, तो जिससे अपना फायदा बस वो देखते थे। और जो राजनीतिक संलग्न व्यक्ति था वो भी अपना फायदा देखता था, बाकी लोगों को छठवा क्या है, जागीरदारी संकट। और इस समय जागीरदारी संकट सबसे ऊंचा था। ठीक, अब आया है महिलाओं की स्थिति। हम मतलब देखो, ये रहा 18वीं सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में। सामाजिक देख लिए, आर्थिक देख लिए, राजनीतिक देख लिए। अब इसके अलावा भी हम कुछ चीज़ें जैसे देख लेते हैं। जैसे ये रहा, हम जैसे यहाँ देख ले रहे हैं महिलाओं की क्या स्थिति थी, सांस्कृतिक क्या स्थिति थी, दास्ता क्या था, कलात्मक क्या स्थापत्य था। तो महिलाओं की स्थिति के बारे में जैसे देखेंगे, तो घर समाज में सम्मान लेकिन समानता नहीं। मतलब सम्मान तो मिलता था पर उनको समानता का स्तर नहीं दिखाया जाता था। दूसरा है पितृसत्तात्मक समाज होने से न्यून वैयक्तिकता हासिल थी। मतलब पितृ समाज ज़्यादा हावी था, तो इस वजह से उनको दिक्कत होती थी। पर्दा प्रथा आम था, ये हिंदू मुसलमान दोनों औरतों में होता था। उच्च वर्ग की महिलाएं घर पे रहती थी, लेकिन निम्न वर्ग की महिलाएं आय के लिए बाहर काम करती थी। हाँ देखो, उच्च वर्ग की जो महिलाएं हैं ये घर में रहती थी, क्योंकि आर्थिक रूप से कोई दिक्कत होती नहीं थी। जब आर्थिक रूप से आपको कोई दिक्कत होगी नहीं तो आप बाहर काम करने जाएंगे नहीं। पर जो निम्न वर्ग हैं उनकी महिलाओं को उनके इसलिए दिक्कत होती थी कि जो अकेले काम करने वाला था, आर्थिक रूप से मजबूत थे नहीं, उनके पास ज़मीनें इतनी थी नहीं, तो काम करने के लिए सब लोग बाहर जाते हैं। हम आज के समाज में भी देखते हैं कि जैसे बाहर कितने लोग मतलब काम करते हैं, तो जिसमें से आर्थिक लोग मतलब जो निम्न वर्ग हैं या जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनमें सब लोग काम करते हैं, चाहे बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, पति हो, सब। जहाँ उच्च वर्ग, जहाँ पैसा है, आपके पास पैसा बहुत है, पर पैसा है तो वहाँ आप काम करने की कोई दिक्कत ही नहीं है, तो महिलाएं घर में ही रहती हैं। तो यहाँ मतलब एक ओर से ये थोड़ा सा रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि महिलाएं इसमें आज़ादी नहीं मिल पाती, और इसमें महिलाओं को आज़ादी मिलती है। चौथा पॉइंट क्या है, सती, बाल विवाह, बहु विवाह इत्यादि महिलाओं की प्रगति में बाधा डाल रही थी। क्यों 1829-30 में सती प्रथा, बाल विवाह, ये सब चीज़ प्रचलित थी, तभी तो राजा राम मोहन राय ने 1829 में सती प्रथा का विरोध किया। और पांचवा है हिंदू विधवा महिलाओं की स्थिति बेहद दयनीय थी। देखो क्या था, ये जो हिंदुओं में विधवाओं से शादी नहीं की जाती थी पिछले, मतलब होती थी पर इतना नहीं, समाज में कोई इनको देखता नहीं था, दयनीय स्थिति से देखा। तो ये महिलाओं की स्थिति यहाँ खराब थी। और छठवा दहेज प्रथा, जो राजपूता मतलब राजपूतों में और बंगाल में दहेज का सबसे ज़्यादा वो प्रचलन है, जो आज भी देखने को मिलता है। तो ये रही महिलाओं की स्थिति। उसके बाद हम आते हैं सांस्कृतिक स्थिति। सांस्कृतिक स्थिति क्या थी 1800 मतलब 18वीं सदी में, तो पूर्व सांस्कृतिक निरंतरता तथा स्थानिक परंपराओं का निरंतर विकास। मतलब जैसे सांस्कृतिक परंपरा चली आ रही थी लगातार, तो ऐसी सांस्कृतिक परंपरा चलती गई, स्थानीय जो परंपरा थे उसका थोड़ा विकास होता गया, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। अब भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पश्चिम से पीछे। हाँ, हम इस मामले में हम क्या, हमारी जो पूर्ण धारणा बन गई थी कि जो हमारा है, हमारा देश जैसा है वैसा ही रहेगा, तो हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में पश्चिम यूरोप से हम बहुत पीछे हो गए। तो जो हम आज भी देख सकते हैं कि हम यूरोप से कितना पीछे हैं इस मामले में। भारतीय सोच कुरीतियों एवं अंधविश्वास, हाँ, अंधविश्वासों से बंधी हुई है। तो इसमें क्या है, जो हमारी सोच है 18वीं सदी में जो उस टाइम पे थी, तो हम कुरीतियों मतलब अंधविश्वासों, रूढ़िवादी से एकदम से जकड़े हुए थे। समाज जो बोलता था हम उसी को सत्य मान लेते थे, अपने अपने विचार से, अपने बुद्धि से, तर्क से कुछ चीज़ हम बता ही नहीं पाते थे। मतलब थे, बहुत लोग थे, पर उतनी उनकी मात्रा बहुत ही लिमिटेड थी।
इसके बाद आता है चौथा पॉइंट, भाषा साहित्य क्षेत्र में कुछ सकारात्मक दृष्टिकोण, जैसे हिंदू, मलयालम एवं सिंधु उर्दू काव्य इसमें था, तो इसमें बहुत से सकारात्मक दृष्टिकोण से लिखे भी गए, जैसे हिंदी में कुछ लिखे गए, ठीक, मलयालम में कुछ लिखे गए, तो ये था। अब पांचवा है, धार्मिक समूहों के बीच सांप्रदायिक सौहार्द, ये अद्भुत विशेषता थी। ये मतलब 18वीं सदी में थी, पर 1857 के बाद जब एक प्रथम युद्ध हो गया, उसके बाद से ये नीचे गिरती गई। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जान गए थे कि अभी ये हिंदू मुस्लिम साथ हैं, तो सबका मतलब हमको दिक्कत होगी, इसलिए वो तोड़ने लगे इनको। तो ये धार्मिक का ये था उस समय का, सांस्कृतिक स्थिति में ये आप मेन पॉइंट है, इसको थोड़ा सा डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आता है दास्ता। तो दास्ता की दो श्रेणी थी, पहला एक घरेलू दास होते थे और एक जो किसान में कृषि में दास्ता थे, मतलब किसी को खेती दे दी जाती थी, जमींदारों के यहाँ काम करते थे वो। दूसरा पॉइंट है, यूरोपियों ने दास प्रथा की व्यापकता को चिन्हित किया, प्रमाणित किया, मतलब यूरोपियों द्वारा जो दास प्रथा की व्यापकता को प्रमाणित किया गया। तीसरा है, आर्थिक तंगी, अकाल, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, मतलब ये जब दास्ता आई, क्यों आएगी? तब जब आर्थिक तंगी होगी, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, अकाल होगा, प्राकृतिक आपदाओं के बाद ही तो दास्ता के लिए लोग होंगे। मेन चीज ये रहा। राजपूत, खत्री और कायस्थ परिवार दास महिलाएं घरेलू कार्य के लिए रखते थे, जो हम आज भी देखते हैं, हम लोग पद्मावत मूवी देखते हैं और उसमें आप देखेंगे राजपूतों के यहाँ और खत्री कायस्थ परिवार के यहाँ दास महिलाओं को घरेलू कार्य के रूप में रखते थे। उसके बाद अमेरिका, यूरोप में दासों से बेहतर थे। देखो, हमारा देश भले अंग्रेजों का गुलाम था, पर हमारे देश में दासों की स्थिति जो थी वो अमेरिका और यूरोप से काफ़ी बेहतर थी। मतलब आप वहाँ के दासों को देखेंगे तो उनका जीवन बहुत ज़्यादा खराब था। ठीक, 6वें में, दासों को वंशानुगत नौकर के रूप में देखा जाता था। हाँ, कि इनको मतलब जो 18वीं इस सदी में जो नौकर थे उनको मतलब वंशानुगत रूप में देखा जाता था, कि ये है, इसके बाद इसका बेटा आएगा, फिर इसके बेटे के बाद मतलब और आएंगे, ऐसा देखा जाता था। 7वें में, 1752 दासों में नियमित खरीदारी एवं पंजीकरण, कलकत्ता में एक कोर्ट हाउस बनाया गया। ये 1752 में दासों के लिए एक नियमित खरीदारी पंजीकरण, कलकत्ता में एक कोर्ट बनाया गया। ठीक, ये रहा। अब आते हैं हम कलात्मक स्थापत्य, जो 18वीं सदी में था, उसके बारे में देखते हैं। क्षेत्रीय राज्यों की अपनी अपनी वो विकसित हुई कला। आसफुल्ला औद्दाला का 1784 में जो लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बना, तो इसका एक उदाहरण हो गया। जो क्षेत्रीय भाषाएं अपनी अपनी, मतलब क्षेत्रीय राज्यों की कला विकसित, राजपूतों की अपनी एक विकसित हुई अलग, मराठाओं की एक शैली विकसित हुई अलग, यहाँ हो गया। अवध में ये हो गए, आसफुद्दौला 1784 में लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बना। ये सब चीज़ इनका अलग अलग सबकी क्षेत्रीय शैली विकसित सुननी, उदाहरण के लिए आप एक डाल देंगे, काफ़ी है। दूसरा है देसी बोलियों का विकास, जैसे उर्दू, हिंदी, पंजाबी, मराठी, तमिल, बांग्ला, ये सब चीज़ जो देसी बोलियां हैं, कलात्मक स्थापत्य के रूप में इनका विकास हुआ। तीसरा है 18वीं सदी, जो ईसाई मशीनरों प्रेस की स्थापना की और बाइबल का देसी संस्करण किया। 18वीं सदी में एएसएस स्थिति को अंधा युग के तौर पर, 1 मिनट, 18वीं सदी में जो हमारा आर्थिक सामाजिक एक, हाँ, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक जो एएसएस स्थिति को अंधा युग के तौर पे वर्णित किया जाता है। तो ये हमारा हो गया। तो हमारा क्या हो गया, हम इसमें जो 18वीं सदी थे, क्वेश्चन जैसे कभी कभी यूपी पीसीएस के आप पीवाईक्यू देखेंगे, उसमें जो क्वेश्चन आता है 18वीं सदी में सामाजिक स्थिति बताइए, 18वीं सदी में सामाजिक आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए, तो आप ये सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति को इतना करके आप आराम से इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम आते हैं, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट रुकिएगा, हाँ, ब्रिटिश विजय। अब ये हम 1757 के करीब का जो पढ़ेंगे, तो वहाँ से पढ़ेंगे कि क्या क्या ब्रिटिश सफलता के क्या कारण थे, कैसे उन्होंने बंगाल ये जीता, अवध जीता, ये सब चीज़ें। तो इनमें
एक है जॉन साल। जो ब्रिटिश जो हुई है विजय, तो उसको ये बोलते हैं संयोगवश। जो भारत में जॉन सॉल नामक वैज्ञानिक बोलते हैं, ये संयोगवश ये आए थे, यहाँ पास व्यापार करते रहे, फिर व्यापार करने के बाद इनको ऐसी एक स्थिति मालूम चली कि हम यहाँ राज्य भी कर सकते हैं, तो ये संयोगवश बताए। और दूसरी ओर कुछ विद्वान बताते हैं कि ये उद्देश्यपूर्ण था, कि मतलब उनको यहाँ हस्तक्षेप करके हमको गुलाम बनाने ही आए थे, ये उनका उद्देश्य ही था, राज्य करने ही आए थे। फिर हाँ, अंग्रेजों ने भारत विजय को इस वैश्विक राजनीतिक घटनाक्रम के एक हिस्से के तौर पे देखा जा सकता है। ये संयोगपूर्ण उद्देश्यपूर्ण था, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये नॉर्मल था। अब आता है ब्रिटिश सफलता के क्या कारण थे। तो एक है उत्कृष्ट हथियार, सैन्य अनुशासन, नियमित वेतन दिया जाता था उनके सैनिकों को, सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित किया, मेधावी नेतृत्व, जैसे क्लाइंट, वालेन हेस्टिंग, मोनरो इत्यादि ने मेधावी नेतृत्व किया। जैसे यहाँ उन्नत हथियार में भी आप लिख सकते हो उदाहरण में, जैसे तोप, बंदूकें, मतलब ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। आधुनिक हथियार जिसको बोलते हैं, वित्तीय शुद्धता, मतलब पैसे थे उनके पास, कोई दिक्कत नहीं। भारतीयों के बीच में भौतिकवादी दृष्टि का अभाव था। भारतीयों के अंदर भौतिकवादी दृष्टि का अभाव था, पर ब्रिटिश के अंदर भौतिकवादी दृष्टि था कि हमको पैसा कमाना है, राज करना है, तो ये वाली चीज़, तो उनको ब्रिटिश सफलता की क्या बने, कारण बने। ठीक। ब्रिटिश विजय, ब्रिटिश की बंगाल विजय। बंगाल का आपको तो पता है, बंगाल में एक क्या क्या, एक प्लासी का युद्ध हुआ था, एक बक्सर का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757, ये 1764 में हुआ था। ठीक। तो इसमें हम ब्रिटिश में बंगाल की विजय के बारे में, तो इनका क्या महत्व रहा, मतलब ये जैसे प्लासी का युद्ध जीत गए, बक्सर का युद्ध, क्योंकि ये मेंस का है, मेंस में ये नहीं पूछेगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। इसमें पूछेगा कि जैसे बंगाल के मतलब अंग्रेजों के द्वारा बंगाल में प्लासी का लड़ाई जीतने के बाद क्या, मतलब क्या बंगाल में उनको महत्व मिला, मतलब क्या उनको फायदा हुआ। तो ये जैसे महत्व के बारे में आया, तो महत्व के बारे में हम लिखेंगे, पहला, अंग्रेजों ने बंगाल पर पूर्ण राजनीतिक नियंत्रण प्राप्त हो गया, ब्रिटिश शक्ति की सर्वोच्चता को सिद्ध कर दिया, और विश्वास में हो गया, इनको उनके सैनिकों को विश्वास दिलाया, मतलब सबसे ज़्यादा, कि हम मतलब कहीं भी लड़ाई करेंगे अब हम जीत जाएंगे। भारत में अंग्रेजों के शासन की स्थापना का मार्ग हो गया दृढ़, कि मतलब अब यहाँ हम शासन स्थापित करने के लिए, जब बंगाल जीते तो अब शासन स्थापित करने के लिए उनका जो मार्ग साफ हो गया। बंगाल साफ हुआ तो यहाँ मराठा वहाँ तक आ ही नहीं पा रहे थे, इसलिए बंगाल में संसाधन बहुत थे। मेन चीज़ तो ये मतलब आईएमपी समझो कि बंगाल में संसाधन बहुत थे, और व्यापारिक क्षमताओं का उपयोग एशिया के व्यापार के, क्योंकि यहाँ था बंगाल की खाड़ी जो यहाँ से सीधे यूरोप तक ज्वाइंट हो जाती थी, बाकी उधर भी एशिया पूरा हो जाता था। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच डचों को कमज़ोर बना दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच से भी लड़ाई कर ली थी, डचों को भी कमज़ोर बना, तो ये अकेले एक पूरे भारत में राज्य करने लगे, एक छत्र राज्य करने लगे। तो इसमें ज़्यादा आएगा नहीं, इसमें बस इतना ही आएगा कि ब्रिटिश की सफलता के क्या कारण थे, और 1757 का युद्ध, मतलब हाँ 1757 के में प्लासी का युद्ध जीते, तो उनके क्या विजय का महत्व थे, क्या क्या मतलब क्यों जीते क्या, तो उसका मैं ये वाला कारण आप लिख देना, उन्नत हथियार थे, सैन्य शासन, मेधावी नेतृत्व, वित्तीय शुद्धता, ये सब लिख दोगे, बस हो गया, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। अब आता है हमारा 1857। ये एकदम शॉर्ट नोट्स हैं, इसको मतलब ऐसे पढ़ना कि जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ लेंगे उसके बाद ही इसको देखना, तो ये आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। हाँ, अब जैसे 1857 में जन विद्रोह के क्या क्या कारण थे। 1857 के पहले पूर्व में देखते हैं कि 1857 के पूर्व भी तो लड़ाई हुई, ऐसा तो है नहीं कि 1857 में डायरेक्ट सब लोग बोले कि आज हमको युद्ध करना है तो हम युद्ध करने, उसके पहले से मतलब अंग्रेजों के खिलाफ बहुत दिक्कतें होती थी। तो जन विद्रोह के क्या कारण, औपनिवेशिक भू राजस्व बंदोबस्त एक ये कारण था, नवीन करों का भारी बोझ था, किसानों की भूमि से उनको हटा दिया जाता था, ग्रामीण समाज में राजस्व संग्रहकर्ता ऋणदाताओं के बढ़ने में शोषण की वृद्धि हो गई, इस कारण वो अंग्रेजों से थे नाराज। आदिवासियों को उनकी भूमि कृषि वन से वंचित कर दिया गया था। ये था भारी करों से हस्त
हस्तकरघा उद्योग का विनाश हो गया था, ये रहा। उसके बाद नागरिक विद्रोह के क्या क्या कारण थे, मतलब ये तो था कि मतलब जन विद्रोह के क्या कारक थे, मतलब ये दिक्कत। हम नागरिक विद्रोह के क्या क्या प्रमुख कारण थे, तो नागरिक विद्रोह में कारण थे कि कंपनी अधीन अर्थव्यवस्था, प्रशासन, भू राजस्व में तीव्र चेंजेस आ गए, परिवर्तन ले आए। धार्मिक लोगों द्वारा विदेशियों के प्रति घृणा का भाव था। विदेशी चरित्र द्वारा स्थानीय लोगों के अभिमान पर चोटें की गई, मतलब उनको मतलब नीचा दिखाया गया। जमींदार पोलीदार के ओहदे में आ गई कमी, उनके अहम पे चोट आई, मतलब उनको जमींदारों को हटा दिया गया, पुलीदार जो साउथ में थे उनको हटा दिया गया, तो उनको लगा कि ये हमसे, तो यहाँ से ये नाराज हो गए जमींदार। विदेशी स्थानीय लोगों के अभिमान में चोटें, तो ये नाराज हो गए अब स्थानीय लोग। धार्मिक लोगों द्वारा विदेशियों के प्रति घृणा, क्योंकि धार्मिक को कट्टरवादी बताते थे, तो इनके से धार्मिक लोग नाराज हुए। कंपनी के अधीन अर्थव्यवस्था में, प्रशासन में, भू राजस्व में परिवर्तन से जो गरीब किसान थे जो भू राजस्व देते थे वो नाराज हो गए। तो नागरिक कारण में क्या, नागरिक में क्या क्या आते हैं, किसान आते हैं, धार्मिक लोग में जो आते हैं विदेश, स्थानीय लोग हो गए, जमींदार हैं, भारतीय दस्तखत जो उद्योगों के साथ थे उनमें गरीबी आ गई, तो उद्योग वाले नाराज हो गए। तो इसमें सिंपल सी है कि नागरिक विद्रोह के प्रमुख कारण में ये हम लिख सकते हैं। फिर उसके आता है जन विद्रोह में क्या क्या कमजोरियां थी, तो इसमें 4 पॉइंट जैसे हैं। पहला पॉइंट है वस्तुतः स्थानीय और अलग थलग थे, वस्तुतः इन लोग ना दूर दूर थे। जन विद्रोह मतलब एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, एक छोटे छोटे स्तर पे हुआ, कोई बंगाल हुआ, एक बिहार हुआ, एक अवध हुआ, तो मतलब पास पास नहीं था कि मतलब एकदम पास और सबके बीच में आपस में वो रहे, ये सब दूर दूर था, तो इस वजह से इसमें दिक्कत हुई। 1 सेकेंड रुकिएगा, 1 मिनट, 1 सेकेंड। अब उसके बाद हम ये कहाँ गए, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, हाँ ये रहा। तो इसमें क्या था, वस्तुतः स्थानीय लोग बहुत दूर दूर थे, उनसे बातचीत का कोई संसाधन था नहीं, और सबकी परेशानियां अलग अलग थी, तो इस वजह से इसमें कमजोरी का एक कारण बनता है। अधिकांश स्थानीय शिकायतों का परिणाम वहीं पास उनको मिल जाता था, कि मतलब अभी किए तो कुछ उनको खुश करने के लिए थोड़ा बहुत दिखा दिया जाता था, शांत हो जाते थे कर्म में कुछ, तो सब शांत हो जाते थे। न्यूनतम आंदोलन रियासतों को लेके शांति, मतलब जो वहाँ की रियासतें थी वो शांत थी, ये आंदोलन को लेके कुछ उनका रिएक्शन था नहीं, रिएक्शन होता तो वहाँ भी कुछ मतलब आंदोलन का एक रूप ले लेता बड़ा। हथियार, पद्धति, रणनीति, तुलनात्मक रूप से ये सब चीज़ बहुत कमज़ोर थी, अप्रचलित थी, हथियार तो थे नहीं, और दूसरी बात लोगों के पास कहाँ से हथियार आ जाएंगे, वो भी उन्नत हथियार, बंदूक, तोप, ये सब चीज़ें तो होगी नहीं। तो जन विद्रोह के क्या कारक थे वो तो पता चल गया। इसी को हम जन विद्रोह को ही ना, 1 मिनट, हाँ ये रुकिए, हाँ जन विद्रोह को ही ना हम यहाँ पास नागरिक विद्रोह लिख सकते हैं, ऐसा कुछ समझना मत कि जन विद्रोह है तो मतलब ना, हाँ तो नागरिक विद्रोह की कारक हो गए और एक ये कारक हो गए, मतलब जन आया तो उसको लिख देना, नागरिक आए तो दोनों एक ही है, किसी को भी एक करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसमें क्या कमजोरियां थी तो ये होगी। अब आदिवासी जो विद्रोह हुए तो इनके क्या क्या थे कारण। आदिवासी विद्रोह में सबसे पहले कारण ये था कि आदिवासी भूमि और वन का मुख्य कारण था, क्योंकि उनको वनों से हटा दिया जाता था, भूमि से उनको हटा दिया जाता था, तो मेन चीज़ तो उनके साथ यही होती थी, वो इससे बहुत परेशान हो गए थे, जिसमें से मान लो संथाल विद्रोह जो हुआ था वो इसी के ऊपर था। बंदोबस्त व्यवस्था में सामाजिक संगठन को छिन्न भिन्न किया था बंदोबस्त व्यवस्था ने। वनों में झूम खेती पे रोक लगा दी गई। अब जब आदिवासी हैं तो उनके पास खेती तो है नहीं, वो जंगल में जाते थे, जहाँ जंगल था उसको साफ करके खेती किए, फिर आगे बढ़ गए, ऐसा था। पुलिस, व्यापारी और महाजनों द्वारा उनका शोषण किया जाने लगा। पुलिस द्वारा उन पर अत्याचार, महाजनों द्वारा अत्यधिक उनको ऊंची ब्याज दर में पैसे देना, दखल अंदाजी की प्रवृत्ति, अंग्रेजों द्वारा उनके लाइफ में, उनके जीवन में जो दखल अंदाजी की प्रवृत्ति बहुत जोर शोर से होने लगी थी, जो मतलब सही था नहीं। और पांचवा है पूरे देश में सामाजिक आर्थिक सुधार से प्रेरित हो गए, जैसे हाँ जैसे सामाजिक धार्मिक जो आंदोलन
उस टाइम पे थे, तो उनमें इनके पास भी पहुँचे हुए, ये भी जाने, तो ये जागरूक हो गए, तो इसकी वजह से ये विद्रोह करने के लिए उतावले हो गए। तो मतलब मेन चीज़ यही है कि वनों के कारण, मुख्य कारण तो यही सब था। आदिवासी विद्रोह की क्या विशेषताएं थी? आदिवासी पहचान और जाति समानता, इन समूहों में एकता थी, मतलब सभी जाति सभी समानता एक थी। ऐसा नहीं था कि ये मेरा है, ये मतलब थाल का है, रागी का है, ये अलग अलग, मतलब सब एक है। शुरू से अभिशप्त थे, मतलब परंपरागत हथियार और वर्सेस आधुनिक हथियार। अंग्रेजों के पास आधुनिक थे, इनके पास परंपरागत थे, विशेषता ये है। और एक नेतृत्व मसीहा जैसे व्यक्तियों ने किया, मतलब जैसे इसमें एग्जाम्पल के रूप में आप ऐसे कर सकते हैं, बिरसा मुंडा, तो ये हो गया, ठीक। तो ऐसे मतलब नाम जो है, तो नेतृत्व मसीहा जैसे विदेशियों द्वारा आरोपित नियम, सामान्यतः रोष, क्योंकि आरोप मतलब विदेशी मानते थे ये काले हैं, मतलब इनको इनको कुछ आता नहीं है, ये आदिवासी वहाँ रहते हैं, तो ये सब दूर से इनसे रोष करते थे, मतलब घृणा करते थे इनसे। तो मेन चीज़ ये है इस चीज़ में। उसके बाद हम पढ़ते हैं 1857 की क्रांति के क्या क्या कारण थे। तो 1857 की क्रांति का राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक, तत्कालिक हो गया और सैन्य हो गया। तो राजनीतिक में क्या था? प्रभावी नियंत्रण, सहायक संधि, व्यापक सिद्धांत, भारतीय जनता के सामाजिक धार्मिक मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप हो गया, अंग्रेजों द्वारा शासन की अनेक उपाधियों, पेंशन की समाप्ति हो गई, पदोन्नति और लघुवानी की नीति थी। आर्थिक कारण में क्या हो गया था? भारी भारी एक मिनट, हाँ, भारी कर, भारतीय उत्पादों में के प्रति पूर्ण टैरिफ नीति, पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योगों का ह्रास, एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति हो गई, रेलवे विकास के से ग्रामीण लघु उद्यम नष्ट हो गए, जमींदारों ने गांव में जमीनी और हैसियत खो दी, ठीक। प्रशासनिक क्या था? कंपनी प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, शासन में अनुपयुक्त संप्रभु का चरित्र। सामाजिक धार्मिक क्या था? नस्ली भावना, श्रेष्ठ भावना, ईसाइयों का गतिविधि, संदेह, सती प्रथा उन्मूलन। तत्कालिक क्या था? राइफल जो था, इनफील्ड, मतलब मंगल पांडे द्वारा इसका विरोध किया गया था। एक ये था, एक है अवध का विलय और पंजाब सिंध में सेवा कर रहे विदेशी सेवा कर रहे भारतीय सैनिकों को जो भत्ता नहीं दिया जाता था, तो ये। और सैन्य शासन में क्या था? अफगान युद्ध में अंग्रेज हार गए थे, सेना के प्रति निष्ठा में कमी आ गई थी, चर्बी वाले कारतूस है, भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों के बीच असमानता। तो ये तो मतलब इजी था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बस नाम ले लिया इसका। तो इसमें राजनीतिक कारण क्या थे, तो इसमें इतना पूरा नहीं लिखना, बस एक एक दो दो पॉइंट पे लिख दोगे तो हो गया। राजनीतिक कारण में क्या था? आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, सैन्य, तो ये आपका हो जाएगा। विद्रोह का दमन कैसे हुआ, दबाया कैसे? निर्ममता पूर्वक दमन नीति अपनाई गई, मतलब एकदम कट्टर, गांव के गांव में आग लगा देना, महिलाओं के साथ अत्याचार करना, बच्चों को मारना, बच्चों को उठा ले जाना, महिलाओं को उठा ले जाना, ये सब चीज़ें थी। सीधे गोली मार देना, आग लगा देना, ये सारा चीज़। सैन्य शक्ति के सहारे क्रांति का मतलब नीचे दबा दिया गया 1857। विद्रोह विफल क्यों हुआ? इसके क्या रीजन थे? सभी वर्ग इसमें शामिल नहीं थे, कुछ ही वर्ग शामिल थे, बाकी सब शामिल नहीं थे। संगठित और एकबद्ध विचारधारा का अभाव था, निश्चित समय की प्रतीक्षा ना करना, मतलब समय से पहले ही कोई योजना नहीं थी। देसी राजाओं का देशद्रोही रूप, जैसे पटियाला के राजा नाभा जिंद, ये जो है तो इनका थोड़ा देशद्रोही रूप था। सांप्रदायिकता का उभार, शस्त्रों का उभार, संपूर्ण देश में प्रसारित ना होना, ये संपूर्ण देश में प्रसारित ना होना, शस्त्रों का अभाव था, सांप्रदायिकता का उभार था, तो ये था। सांप्रदायिकता इसमें धीरे धीरे आने लगी थी, तो ये रहा। इसी में हम पूरे इतिहास में 1857 के बाद मुस्लिम एकता के बारे में हम ज़्यादा देखते हैं। मुस्लिम एकता के बारे में क्वेश्चन आता है कभी कभी। इसमें सब लोग हिंदू मुस्लिम एक मिल के भाग लिए थे, और ये क्रांति का मसविदा तैयार करने से लेकर क्रियान्वयन तक एक दूसरे का इन्होंने पूरा साथ दिया था। स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों के विरुद्ध वैसी एकता फिर अब दोबारा कहीं भी नहीं दिखी, क्योंकि फूट डालो राज करो, अंग्रेजों की ये जो नीति थी, इसके बाद मतलब ऐसी एकता ही नहीं मिली हिंदू मुस्लिम। नाना साहब ने अजीमुल्लाह को सहायक बनाया था। एक उदाहरण जैसे आप देना चाहें तो नाना साहब ने
अजीमुल्लाह को सहायक बनाया था। लक्ष्मीबाई ने अफगान सैनिकों का ठोस समर्थन प्राप्त था लक्ष्मीबाई को। तो एक एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के रूप में ये दो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या थी इनकी, हाँ, कैसी थी इनकी प्रकृति? जौनशीले सिपाही विद्रोह इसे मानते हैं। जवाहरलाल नेहरू, मतलब ये जेएनयू को मैं लिख दिया हूँ, जवाहरलाल नेहरू। और ये विनायक दामोदर सावरकर, भारतीय स्वाधीनता संग्राम का पहला संघर्ष ये मानते हैं। जौनशील जो विदेशी हैं, तो सिपाही विद्रोह को क्यों, वो तो सिपाही विद्रोह ही मानेंगे, विदेशी हैं। बात ये है। क्या परिणाम हुआ 1857 का? एक सकारात्मक और एक नकारात्मक परिणाम हुआ। सकारात्मक परिणाम हमको ये देखने को मिलता है कि सत्ता का हस्ताक्षर हो गया, मतलब जो कंपनी से सीधे किसके पास आ गया? ब्रिटेन क्राउन के पास चला गया। भारतीय सेना का पुनर्गठन हो गया। विलय नीति की समाप्ति हो गई। गोद लेने का अधिकार स्वीकृत हो गया। धार्मिक स्वतंत्रता, समान व्यवहार आ गया। किसानों को अधिभोग का अधिकार हो गया। तो विलय नीति की समाप्ति हो गई। मेन तो ये था, एक विलय नीति, एक गोद लेने का जो अधिकार था ये स्वीकृत हो गया। सेना का पुनर्गठन किया गया। सत्ता, तो मतलब एक ये सत्ता, एक है विलय नीति, एक है गोद लेने का। ये तीन तो मतलब याद रखिएगा, बाकी तो ये छोटे छोटे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नकारात्मक परिणाम क्या हुआ? नस्ली भेदभाव बढ़ा। हाँ, कि ये हैं ब्रिटिश, ये हैं भारतीय, तो मतलब एक बार युद्ध हो गया तो नस्ली भेदभाव बढ़ा। सामाजिक सुधारों में परिवर्तन हो गया, क्योंकि पहले था हिंदू मुस्लिम साथ साथ थे, फिर फूट डालो आंदोलन की वजह से अलग अलग हो गया। और अंग्रेज भी थे, अंग्रेज सामाजिक सुधार में अंग्रेजों को प्राथमिकता पहले देते थे। प्रशासनिक परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित, प्रशासनिक, ये प्रशासनिक लिखा है, ठीक, प्रशासनिक परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित हो गया। फूट डालो राज करो की नीति, ये एक इसमें देख लेना। नकारात्मक में ये एक ये सामाजिक सुधार में प्रयोग। हिंदू मुस्लिम मतभेदों में बढ़ोतरी हुई। आर्थिक शोषण, यहाँ से एकदम से आर्थिक शोषण चालू हुआ। मतलब आर्थिक शोषण पहले भी होता था, पर 1857 से लेके आर्थिक शोषण मतलब सुप्रीम हो गया, सबसे ज़्यादा यही होता था। ठीक, तो ये हमारा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से 1857 का जो पूरा ये खत्म हो गया। क्या क्या कैसा था, क्या मतलब, तो इसमें मतलब वन लाइनर वो आप पीटी में पढ़ेंगे। ऐसा मत समझना कि मैं वन लाइनर इसमें नहीं बताया कि रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से लड़ी और नाना साहब कहाँ से लड़े, ये सब चीज़ें, कहाँ युद्ध हुआ, कौन किस डेट को, ये सब चीज़ आप पीटी में पढ़ोगे। यूपीएससी या यूपी पीसीएस के उसमें नहीं आता ये सारा चीज़ मेंस में, कि ये सब चीज़ बताया कि नाना साहब कहाँ से लड़े, ये सब चीज़, ये सब पीटी में आता है। तो इसमें क्वेश्चन ना ही कमेंट इसमें मत बोलिएगा, क्योंकि ये सिर्फ मेंस के लिए है। ठीक, उसके बाद हमारा आता है सामाजिक सुधार आंदोलन। हाँ, एक मिनट, हाँ, उसके बाद हमारा आता है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। हाँ, सामाजिक सुधार जो आंदोलन था, ये रहा सामाजिक सुधार धार्मिक सुधार आंदोलन। इसको प्रेरित करने के क्या क्या कारक थे, पहले तो यही पता होना चाहिए कि धार्मिक सुधार आंदोलन किससे प्रेरित हुआ, क्या कारण थे कि ये धार्मिक सुधार आंदोलन जो था तो आ गए, मतलब प्रेरित हुए। तो पहला है, हाँ, पहला है कि भारत की भूमि पे उपनिवेशी शासन की उपस्थिति थी। हाँ, तभी तो आया है, तो मतलब उनके द्वारा शोषण होता था। दूसरा, भारतीय समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियाँ, जैसे भेदभाव, छुआछूत, अंधविश्वास, महिलाओं की निम्न स्थिति, मूर्ति पूजा, बाहुबली, ये तो एक कॉमन पॉइंट है। शिक्षा का प्रसार हुआ। विश्व ज्ञान संबंधी जागरूकता का अभाव था, मतलब हम पश्चिम से पीछे थे तो सुधार आंदोलन की जरूरत पड़ी। पश्चात आधुनिक संस्कृति का अभाव था। विश्व के विभिन्न स्थानों में तत्कालीन महाशक्तियों की पराजय हो गई थी। ठीक, 19वीं सदी में लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद की अवधारणा का विकास हुआ था, तो इसलिए सामाजिक सुधार, धार्मिक आंदोलन भी स्टार्ट हो गए थे। सुधार का सामाजिक एवं विचारधारात्मक आधार, तो इसमें क्या आधार है? मध्यम वर्ग का आधार है। मध्यम वर्ग व पश्चात शिक्षा प्राप्त भारतीयों के एक नए वर्ग। इसमें जो ये सुधार और सामाजिक सुधार की विचारधारा का आधार जो पैदा हुआ है, तो पहला एक मध्यम वर्ग जो पैदा हुआ। मध्यम वर्ग मतलब आया, मध्यम वर्ग आएगा तो उसको क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। जब नौकरी चाहिए तो इसके लिए पश्चात शिक्षा प्राप्त किया है, तो उसके लिए वो सरकार का विरोध करेगा। समाज में
दिक्कतें उसको बताएगा कि क्या क्या दिक्कतें हैं। और एक बौद्धिक कसौटियों के आधार पर तर्कवाद की अवधारणा का विकास हो गया। विश्वव्यापी धार्मिक विचारधारा, मानवतावाद एवं धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा, ये हो गया। इसका वर्गीकरण भी हम कर सकते हैं। जैसे वर्गीकरण करो तो हम जैसे धार्मिक आधारित, भूगोल आधारित, वर्ग आधारित जो मतलब आंदोलन हुए हैं, तो ये आंदोलन भी आपको पीटी में ही पूछे जाते हैं कि कौन सा आंदोलन में इसमें कौन से नेता थे। ठीक, मतलब इसमें नेता कौन थे, ये कहाँ शुरू हुआ, इसमें मतलब क्या क्या था, ये सब पीटी में पूछे जाए। तो ये आप स्पेक्ट्रम से देख लीजिएगा। मैं आपको एक ऊपर ऊपर का ढांचा बता रहा हूँ। ठीक, तो इसमें धार्मिक आधारित में क्या हो गया, एक हिंदू सुधार आंदोलन हो गया, मुस्लिम सुधार हो गया, सिख सुधार हो गया, पारसी सुधार हो गया। अब भूगोल में पूर्वी भारत में हुए थे कुछ विद्रोह, पश्चिम भारत में कुछ, उत्तर में हुए कुछ, दक्षिण में हुए। वर्ग में हो गया एक जातिगत भेदभाव हो गया, मतलब इसके आधार पे मतलब आंदोलन चले थे। एक महिलाओं की दशा के आधार पर पर्दा प्रथा पे चला, बाल विवाह, शिक्षा का अभाव, विवाह तलाक, संपत्ति, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, पत्नी प्रथा, इनके आधार पे वर्गीकरण किया गया। इन्हीं के आधार पे हमको आंदोलन देखने को मिलते हैं। बस एक एक याद रखना, हिंदू के लिए एक, मुस्लिम के लिए, मतलब इनका एक एक एग्जाम्पल बस याद कर लेना। पूर्वी भारत में जैसे आ गया वर्गीकरण के आधार पे लिखिए, तो एक एक एग्जाम्पल के साथ आप ये ऐसा डायग्राम बना सकते हो, तो आपके काम आ जाएगा। ठीक, सामान्य विशेषताएं क्या थी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की, ये मतलब इसका मतलब है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक, एक ईश्वरवाद, मतलब हम किसी एक की पूजा करेंगे, एक ईश्वरवाद, एक ही मतलब एक ही के ऊपर विश्वास। धार्मिक सुधार, महिलाओं की स्थिति पे वो देते थे बल, सामाजिक समानता थी और आत्मसम्मान पे बल दिया जाता था। इसके क्या इफेक्ट हुए, क्या प्रभाव, धार्मिक पुनरुत्थान हुआ, हाशिए पे उपस्थित समाज ऊपर गया, वैज्ञानिक भागीदारी में वृद्धि हुई, जाति व्यवस्था के खिलाफ इन्होंने आंदोलन, तो जाति व्यवस्था सुधरी, सामाजिक सहिष्णुता को बढ़ावा मिला, राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ, साहित्य का विकास हुआ। क्या क्या सीमाएं थी, काफी हद तक पुरुष प्रधान थे इसमें, जितने ज्यादातर वो हुए उसमें पुरुष ही वो था, मतलब आगे थे, पुरुष ही इसका नेतृत्व करते थे। थोड़ा सा इसमें था, यह आंदोलन लक्ष्य संकीर्ण था, मतलब ज्यादा व्यापक नहीं था। लक्ष्य मतलब ये है कि सती प्रथा, तो सती प्रथा पे ही संकीर्ण था। लैंगिक भेदभाव, पितृसत्तात्मक मुद्दे नहीं उठाए गए, जैसे ये हो गया। महिला शिक्षा प्रयास केवल उच्च जाति तक ही सीमित रहा, निम्न जाति में गया ही नहीं। क्षेत्रीय समुदाय विशिष्ट तक सीमित था। सार्वजनिक भागीदारी, कामकाज में महिलाओं की भागीदारी का भाव, ये तो एक सीमाएं वाला पॉइंट रहता है, तो हम मतलब ये लिखते हैं, पर उस टाइम के हिसाब से उन्होंने बहुत कुछ किया। उस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में उन्होंने उस हिसाब से बहुत से चेंजेस लेके आए गए, पर अब हमको ये सीमाएं वाला पॉइंट लिखना था, तो कुछ पॉइंट हमको खुद से बनाने हो जाते हैं, पढ़ते हैं। ठीक, अब क्या प्रभाव, जैसे ये देखियो, जैसे ये रहा, एक मिनट, ऊपर मैंने आपको ये तो बता दिया क्या इफेक्ट है, तो सुधार आंदोलन का एक और मैं ऐसे बता दिया था, मतलब मैं सोचा दो लिख दूं इसके, सुधार आंदोलन के प्रभाव के, एक सकारात्मक करके एक नकारात्मक करके। तो सकारात्मक जैसे था, तो सकारात्मक में आप ये देख सकते, व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता की अवधारणा का विकास, पूजा का अधिकार सभी को हो गया, मध्यम और संस्कृति, मानवता, तर्कवाद का तो मतलब इसको दो भागों में बांट दिया। ऊपर एक तो आप मतलब देख सकते हैं, जैसे 250, हाँ 250 शब्द का आया, तो आप ये वाला उतार देना। जैसे आ गया कि विवेचना कीजिए, सामाजिक सुधार आंदोलन में क्या क्या इफेक्ट हुए, क्या क्या प्रभाव, उसकी विवेचना कीजिए, तब आप उसके सकारात्मक पॉइंट लिख देना और इधर उसके नकारात्मक पॉइंट लिख। संकुचित सामाजिक आधार, संस्कृति में चुनिंदा पहलुओं को ज्यादा महत्व, प्राचीन संस्कृति महत्व, मध्यकालीन ऐतिहासिक शिक्षा की उपेक्षता, व्यक्तिगत धर्म की श्रेष्ठता एवं महत्व को स्थापित करने के प्रयास, प्राचीन संस्कृति की व्याख्या में समाज में कुछ जातियों की अपेक्षा, ठीक, सांप्रदायिकता में उद्भव और विकास में अप्रत्यक्ष योगदान इसने दिया। तो ये रहा, बाकी तो ये हमारा खत्म। इसके बाद आते हैं हम भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का क्या प्रारंभ होता है, अब हम इसको देखेंगे। तो आधुनिक राष्ट्रवाद, पहले तो इसके जो उदय के क्या क्या कारण थे, आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। भारत और उपनिवेशी शासन के हितों में विरोधाभास था,
भारत का प्रशासनिक, राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण हुआ। पश्चात चिंतन और शिक्षा का प्रभाव था, मतलब पश्चात चिंतन था, तो इस वजह से आधुनिक राष्ट्रवाद की नींव हमारे दिमाग में पड़ी। भारत का प्रशासनिक, राजनीतिक और आर्थिक आर्थिक एकीकरण हुआ। फिर तीसरा क्या है, भारत एवं उपनिवेश शासन के हितों में विरोधाभास पैदा हो गया। ठीक। चौथा क्या है, प्रेस एवं समाचार पत्र की भूमिका, भारत के अतीत का पुनः अध्ययन, सुधार आंदोलन का विकासात्मक स्वरूप, मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी का अभ्युदय, तत्कालीन विश्वव्यापी घटनाओं का प्रभाव, अंग्रेजी शासन में प्रतिक्रियावादी नीतियों का जातीय अहंकार। तो इसमें से मेन पॉइंट, जैसे आपको इतना तो याद होगा नहीं, इतना याद भी नहीं करना है, एक लिमिटेड याद करना है। तो जैसे आप ये वाला एक पॉइंट याद कर लेना, पश्चात चिंतन तथा शिक्षा का प्रभाव, प्रेस और समाचार की भूमिका, मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी का अभ्युदय, भारत और औपनिवेशिक शासन के हितों में विरोधाभास। तो चार हो गए, एक और याद करना था, तो एक ये वाला आप याद कर सकते हैं। ये सॉरी, इसको मत करिएगा, इसको कर लीजिएगा, सुधार आंदोलन का विकासात्मक स्वरूप। तो इसी में थोड़ा सा हम फैक्ट इसमें देख सकते हैं। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 बॉम्बे में हुई। ए.ओ. ह्यूम द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय संघ, सेफ्टी वॉल का सिद्धांत जो था उसको कौन लेके आया था, लाला लाजपत राय। ये तो आपका फैक्ट है, तो फैक्ट आप उसमें भी देख सकते हैं। मैं इसलिए लिख लिया था, थोड़ा सा मैं इसमें कंफ्यूज हो जाता था, इस वजह से लिख लिया था। तो ये रहा हमारे आधुनिक राष्ट्रवाद के प्रारंभ का। ठीक। अब आते हैं प्रारंभिक, हाँ, प्रारंभिक जो उसका चरण था उसमें कांग्रेस के क्या लक्ष्य थे, जिसको बोलते हैं उदारवादी चरण। क्या बोलते हैं, उदारवादी चरण। उसी को हम प्रारंभिक चरण के रूप में आ जाता है। जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना, इनका, हाँ, एक चीज और याद रखना, उदारवादी लोग तो आप स्पेक्ट्रम में देखे लिए होंगे। उदारवादी जो लोग हैं वो मतलब सीधे हैं, वो अपना लोकतांत्रिक रूप से सारी चीजें करते हैं, पत्र व्यवहार के माध्यम से वो करना, अपनी बातें सामने रखते हैं। तो ठीक, मेन चीज ये है। और उग्रवाद मतलब आंदोलन के रूप में अपनी बातें आगे रखते हैं। और दूसरा क्या है, भारतीयों को सामाजिक लक्ष्यों से परिचित कराना और राजनीतिक शिक्षा देना, आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना, देश के विभिन्न भागों में राजनीतिक नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध की स्थापना को प्रोत्साहित करना, उपनिवेशवादी विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहन एवं समर्थन, राष्ट्रीय भावना को प्रोत्साहन और उसका प्रसार करना, समान आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम हेतु देशवासियों को एकमत करना। फिर उग्रवादी चरण जो 1885, उदारवादी चरण मतलब यही है जो प्रारंभिक क्या क्या लक्ष्य थे, प्रारंभिक जो समय था उसमें कांग्रेस के क्या लक्ष्य थे। तो ये फिर ये आ गया उदारवादी चरण में, जो 1885 में इससे 1905 तक में। इसमें थोड़ा सा नेताओं के नाम याद रख लेना, जब क्योंकि जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें हम नेताओं के नाम लिखेंगे तो ज़्यादा थोड़ा सा फर्क पड़ता है। दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, आनंद मोहन बोस, जी के घोसले मतलब गोपाल कृष्ण गोखले, ये थोड़ा सा देख लेना। प्रारंभिक राष्ट्रवादी उदारवादियों के क्या उपागम में थे, मतलब क्या क्या वो किस तरीके से अपनी बात सरकार पे रखते थे। तो संवैधानिक दायरे में रह के प्रदर्शन और सभा करना, पक्ष में जनमत का निर्माण करना, इंग्लैंड के पक्ष के प्रति समर्थन बढ़ाना, राजनीतिक शिक्षा देना, ब्रिटेन में राजनीतिक संबंधों को बनाए रखना क्योंकि समय के प्रत्यक्ष चुनौती के उपयोग ना था। तो मतलब ये सारी चीज नॉर्मल था, तो उसमें कुछ था नहीं ज्यादा विशेष। नरमपंथी योगदान, उपनिवेशी शासन की आर्थिक शोषण की नीति की निंदा करना। इनका नरमपंथी का क्या योगदान था उपनिवेशी आर्थिक शोषण में, जैसे दादा भाई नौरोजी ने उन्होंने सबसे ज़्यादा आर्थिक शोषण के लिए उन्होंने किताब भी अपनी एक लिखी है। ठीक। व्यवस्थापिका संबंधी संवैधानिक सुधार, सामान्य प्रशासनिक सुधारों हेतु अभियान चलाना, भारतीयों के नागरिकों के अधिकार की रक्षा करना। ठीक, ये आ गया हमारा कौन सा इसका चरण था, ये प्रारंभिक 1885 से 1905 तक में जब उदारवादी लोग थे तो उनमें ये था। तो जैसे क्वेश्चन इसमें ऐसे बनेगा कि कांग्रेस के प्रारंभिक, हाँ,
कांग्रेस के प्रारंभिक युग में मतलब क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या मतलब उदारवादियों की क्या विशेषताएं थी, तो इसमें ये आप लिख सकते क्या क्या लक्ष्य, क्या क्या विशेषताएं थी, वो ये वाला आ जाएगा आपका। ठीक, उसके बाद आता है उग्रवाद, जो 1905 से लेके 1909 तक मतलब ज़्यादा हाई था। उसके बाद थोड़ा सा शांत हुआ, फिर क्रांतिकारी युग चालू हो गया था। तो उदय के क्या कारण थे उग्रवाद में? ये अंग्रेजों के राज्य का सही स्वरूप इन्होंने पहचान लिया था, क्योंकि कि ब्रिटिश हमारा शोषण करते हैं और भारत में आर्थिक प्रगति के स्थान पे संसाधनों के शोषण में लगी है। वो हमारा कुछ भला नहीं कर रही, बस वो संसाधनों का शोषण करने में लगी है। भारतीयों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि हुई। इसी वजह से उग्रवाद का उदय एक हो गया। भारत में विकास का शिक्षा में विकास का प्रभाव में जागृति आई, जिससे बेरोजगारी बढ़ी। जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो अंग्रेजों को उत्तरदायी ठहराया जाएगा, क्योंकि शासन तो ये कर रहे थे, तो आपको नौकरी देना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा अपने आप बढ़ रही है। तो ये रहा। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव था, जैसे इथोपिया की इटली पर विजय, एक ये मतलब जरूरी है। एक जापान की रूस पे विजय 1905 में। तो उग्रवाद, जब ये छोटा सा देश मतलब इतने बड़े देश को हरा सकता है, तो हम तो मतलब इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो एक ये था मोटिवेशन उनके अंदर। ब्रिटेन की सेना को गंभीर क्षति पहुंचाने में बोआर का युद्ध, तो वो मतलब समझ गए जब ब्रिटेन को ये कोई सेना हरा सकती तो हम भी हरा सकते। बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया, उदारवादियों की उपलब्धियों से असंतोष। एक मिनट, हाँ। लॉर्ड कर्जन की नीतियाँ क्या क्या थी? ठीक, उसमें जब उन्होंने उदारवादियों के लिए कलकत्ता कॉर्पोरेशन अधिनियम 1899, कार्यालय गोपनीयता अधिनियम 1904, तो ये एक दो, बंगाल विभाजन 1905, इसकी वजह से भी उग्रवाद उदय हुआ। जुझारू राष्ट्रवादी विचारधारा, एक प्रशिक्षित नेतृत्व, तो ये रहा एक। ठीक, अब क्या उग्रवादियों के क्या क्या सिद्धांत थे? एक मिनट, ये पेन चेंज कर लूँ। अरे एक मिनट, हाँ। उग्रवादियों के क्या क्या सिद्धांत थे? पहला, जैसे ब्रिटिश शासन से घृणा करना, जनसमूह की शक्ति और ऊर्जा में विश्वास, स्वराज इसका मुख्य लक्ष्य था, प्रत्यक्ष राजनीतिक भागीदारी और आत्मत्याग की भावना में विश्वास, भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों में विश्वास, भारतीय समारोहों के आयोजन के पक्षधर थे, प्रेस तथा शिक्षा के विकास के पक्षधर थे। इसमें नेता कौन कौन थे उग्रवादी में? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये अरविंद घोष, राजनारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्त, ये सब थे। ठीक, तो ये हमारा हो गया उग्रवादी। इसके बाद आता है हमारा स्वदेशी और बहिष्कार। स्वदेशी और बहिष्कार में हम ये रहा, बंगाल विभाजन 1903 में जो सार्वजनिक हुआ, 1905 में से लागू कर दिया गया, तो इसकी वजह से आंदोलन स्टार्ट हुआ, विरोध हुआ। वास्तविक मंशा अंग्रेजों की थी कि बंगाल को कमजोर करना, क्योंकि राष्ट्रवाद का ये केंद्र उभर कर सामने आ रहा था। और सरकार ने क्या सामने रखा? तर्क की ये विशाल आबादी है, इसमें प्रशासन अच्छे से चल नहीं रहा, इस वजह से हम कुछ सीमा तक इसको, सही था, बाकी मतलब ज़्यादातर ये था, वास्तविक मंशा उनकी यही थी। विभाजन फलस्वरूप बंगाल के दो भाग हुए, एक पूर्वी बंगाल और असम, एक हो गया शेष बंगाल का जो पार्ट हो गया। उदारवादियों द्वारा बंगाल के विभाजन का विरोध किस तरह किया गया, जिसमें सक्रिय भूमिका निभाई सुरेंद्र नाथ बनर्जी, के मिश्रा, पृथ्वीश चंद्र राय। जनसभाओं का आयोजन किया, याचिकाएं डाली, संशोधन प्रस्ताव किए, पंपलेट्स एवं समाचार पत्रों के माध्यम से विरोध किया। पर उग्रवादियों ने कैसे विरोध किया? इसमें बाल गंगाधर तिलक, मतलब लाल बाल पाल, अरविंद घोष ये थे। इन्होंने हिंदू वस्तुओं और कपड़ों का बहिष्कार किया, जनसभाओं का प्रदर्शन और उग्र प्रदर्शन किया। ये संघर्ष का एक नया रूप आ गया था। स्वयंसेवी संगठनों एवं समितियों का संगठन, विरोध हेतु लोकप्रिय मेले एवं त्योहारों का आयोजन, आत्मविश्वास व आत्मशक्ति पर बल, सरकारी सेवाओं का बहिष्कार, ये था एक मतलब संघर्ष का एक नया रूप हमको कहाँ देखने को मिला? 1905 में। ठीक,
विरोध आंदोलन की बागडोर उग्रवादियों द्वारा अपने हाथ में लेने का क्या कारण था, मतलब उन्होंने लिया क्यों जब उदारवादी थे। तो नेतृत्व में आंदोलन का विशेष परिणाम न निकलना, उदारवादियों द्वारा जो आंदोलन किया उसका कोई विशेष परिणाम निकला नहीं, इस वजह से इन्होंने लिया। उदारवादियों ने संवैधानिक तरीके से उग्रवादी उग्रवादी थे जो इससे सहमत नहीं थे, ठीक, उदारवादियों के संवैधानिक तरीके से। विरोध अभियान को असफल बनाने हेतु सरकार की दमनकारी नीति थी, इसलिए उग्रवादी सामने आए कि हम भी वो करेंगे दमन, ठीक। आंदोलन का सामाजिक आधार क्या था, इसमें छात्र थे, महिलाएं थे, जमींदार का एक वर्ग, शहरी निम्न वर्ग का साधारण वर्ग था, ये थे। शहरों और कस्बों के मध्य वर्ग ने पहली बार किसी राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, जिसमें मुस्लिम नेता भी थे, ऐसा नहीं कि मुस्लिम नेता नहीं थे। बैरिस्टर अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन गजनबी, मौलाना आज़ाद। उच्च और मध्य वर्ग के अधिकांश शामिल नहीं थे, मतलब निम्न वर्ग के जो थोड़ा बहुत मुस्लिम थे, ठीक। बंगाल का विभाजन का रद्द होना, क्रांतिकारी आतंकवाद उभरने के भय से, जब क्योंकि 1911 के में सरकार ने इसका विभाजन रद्द कर दिया। स्वदेशी आंदोलन के असफलता के क्या कारण थे, सरकार की कठोर दमनात्मक कार्रवाइयाँ थी, प्रभावी संगठन का अभाव एवं अनुशासनात्मक दिशाहीनता थी, सभी प्रमुख आंदोलनों मतलब नेताओं की गिरफ्तारी से आंदोलन का नेतृत्व विहीन होना, राष्ट्रवादी नेताओं की आपसी कलह, जैसे परिणाम 1907 में सूरत अधिवेशन हो गया। संकुचित सामाजिक आधार था, ये स्वदेशी आंदोलन के असफल होने की कारण थे। आंदोलन ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, कुछ जो उपलब्धियां हासिल की थी, व्यापक सामाजिक इसका इफेक्ट था, प्रभाव देखने को मिला, आगे चल के आंदोलन के प्रभावी की दिशा और उत्साह दिया, सांस्कृतिक समृद्धि में बढ़ोतरी हुई, विज्ञान और साहित्य को बढ़ावा मिला, भारतीय साहित्य राजनीतिक भागीदारी और राजनीतिक एकता के महत्व से परिचित थे, ठीक। सब सूरत अधिवेशन 1907 में था, इसकी भी एक कहानी थोड़ा सा समझे ले रहे जल्दी से। कारण क्या है, उदारवादी उग्रवादी बंगाल तक सीमित थे, स्वदेशी आंदोलन बहिष्कार के विरोध में, ये बोल रहे थे बहिष्कार का जो आंदोलन है बंगाल तक सीमित रहे, उदारवादी चाहते, उग्रवादी पूरे देश में चाहते थे, ये बहिष्कार का आंदोलन ये ठीक है, ये इसका विरोध करते थे, ये सही है। दमन हेतु क्या प्रयास किए गए सरकार द्वारा, राजद्रोही सभा का अधिनियम 1907, फौजदारी कानून अधिनियम 1908, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1908, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 और विध्वंसक पदार्थ अधिनियम 1908, ठीक। ये था सूरत अधिवेशन, मतलब ये तो आपको पता है, मैं थोड़ा मोटा मोटा आपको 2 लाइनों में समझा दिया था। अब आया है मार्ले मिंटो सुधार 1919 में। मार्ले मिंटो सुधार में क्या क्या हुआ है, केंद्रीय प्रशासनिक विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी गई, मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधि प्रणाली ले आया गया, निर्वाचित सदस्यों के चयन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाने लगा, सरकार की मंशा थी कि राष्ट्रवादियों को आपस में अलग थलग किया जाए, विभाजित किया जाए। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य नियुक्त किया गया, वो कौन थे, सत्येंद्रनाथ सिन्हा, ये फैक्ट हो गया आपका, ठीक। जैसे ये लाइन आपकी फैक्ट होगी, पीटी में अक्सर पूछी जाती है। व्यवस्थापिका सभाओं के अधिकारों में वृद्धि, आर्थिक प्रस्ताव पर बहस करने पे, विषयों में संशोधन प्रस्ताव रखने पे, कुछ विषयों पे मतदान करने पे, प्रश्न पूछने पे, साधारण विषयों पे बहस करने पे, ठीक। देखो यार, ये है हिस्ट्री, मतलब समझते हो, ये हिस्ट्री सब्जेक्ट है। हिस्ट्री सब्जेक्ट में मैं आपको ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, क्योंकि ये हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इसको एक जब किताब स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे ना, तो आपको सारी चीज़ें कहानी दिमाग में आ जाएंगी। मेरा मेन उद्देश्य है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, आपको ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपके दिमाग में रहे। मेरा मतलब ये है कि मैं इस चीज़ को आपको समझा दूँ, ठीक। मेन चीज़ ये है कि आप ये वीडियो देखेंगे बार बार, ये चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी तो आपको ये चीज़ें याद होने लगेंगी, तो मेन चीज़ मेरा ये है, ठीक।
तो आप ऐसा मत समझना कि मैं आपको एक-एक लाइन समझाऊँगी, कहाँ से क्या हुआ 1909 में, किसने लाया, ये सब आप स्पेक्ट्रम देखेंगे तो आराम से हो जाएगा। क्योंकि यूपीएससी मेंस में आपको कंप्लीट करना है, तो ये हम 2 दिन में हिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे। टारगेट है ये, आज एक वीडियो आएगा, एक वीडियो कल आएगा, इतने में आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री। तो आप उसमें दिक्कत मत है, बस आपको ये नोट्स फिर आपको याद करना पड़ेगा। नोट्स मेरी नोट्स निकलवा लेना या फिर खुद लिखना। मैं यही बोलूँगा, खुद से नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो को रोक रोक के नोट्स बना लेना, या फिर मैं डाल दूंगा टेलीग्राम में, उससे कर लेना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गया क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण। ये कब से कब तक स्टार्ट हुआ था? ये 1907 से लेके 1917 तक। उदय के क्या कारण थे? पहले कारण देखो। कारण इसके थे, उदारवादियों की असफलता के पश्चात युवा राष्ट्रवादी थे, उनका मोह भंग हो गया। आंदोलन के नेताओं का युवा शक्ति ऊर्जा के सही प्रयोग से असफल था। सरकार में दमनकारी नीति के कारण थे। युवा राष्ट्रवादियों के अतिशीघ्र परिणाम प्राप्त करने की अभिलाषा थी। युवा राष्ट्रवादियों के प्रभावी संगठन बनाने में राष्ट्रवादी नेताओं की असफलता। मुख्य कार्यक्रम क्या थे? मुख्य कार्यक्रम के रूप में हम जैसे देखते हैं, अलोकप्रिय सरकारी नीतियों, सरकारी अधिकारियों की हत्या करना, अहिंसात्मक गतिविधियों द्वारा शासकों को आतंकित करना, भारतीयों के मस्तिष्क में अंग्रेजों के शक्तिशाली और अजेय होने का भय दूर करना, रूसी निहिलिस्टों एवं आयरलैंड के क्रांतिकारियों की तरह व्यक्तिगत रूप से विध्वंसक गतिविधियों का सम्मान करना, डकैती तथा लूटपाट करना, और सरकार विरोधी लोगों के प्रयास में सैन्य षड्यंत्र अपना जो लाना, इनकी मुख्य भूमिका थी। और इसके उदय के कारण ये थे। ठीक, प्रथम विश्व युद्ध में के पूर्व क्रांतिकारी गतिविधियां, तो जैसे इसमें मैं आपको फैक्ट दे दिया हूँ कि आपको जो आंसर राइटिंग करना पड़ेगा ना, उसमें आपको लिखना पड़ेगा। जैसे बंगाल हो गया, बंगाल 1902 में मिदनापुर में था। कलकत्ता में हुआ था। जतिन नाथ बनर्जी और बरिंद्र घोष इसके सदस्य, प्रथम क्रांतिकारी इस संगठन सदस्य था। अनुशीलन समिति बनी थी। 1908 आते आते ये निष्क्रिय हो गई। 1906 में अनुशीलन समिति के कितने 2 सदस्य थे, भूपेन्द्र नाथ दत्त और भूपेंद्र घोष, और युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र का ये प्रकाशन किया। तो ये फैक्ट है, इसको थोड़ा आप खुद देखना। इस चीज़ को आप खुद देखोगे तो आपको ये फैक्ट समझ में आ जाएगा। ठीक, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, आगे बढ़ जाऊँगा इसको छोड़ के। ठीक, तो ये आप खुद देख लेना। अब हम सीधे देखते हैं कमी, क्या क्या कमी थी। जो प्रथम क्रांतिकारी आंदोलन था, उसमें क्या क्या कमी थी? धर्म पे अत्यधिक बल देने से मुसलमानों का समर्थन उनको प्राप्त नहीं था। सामाजिक आधार ज़्यादा व्यापक नहीं था इसमें का। बंगाल में उच्च वर्ग का समर्थन और सहयोग दिया, ठीक, बाकी ज़्यादा नहीं मिला था। व्यापक जन सहयोग के अभाव थे। सरकारी दमन इन लोग सह नहीं सके, बहुत खतरनाक था। ठीक, अब जैसे इसमें भी महाराष्ट्र में आ गया, तो मैंने महाराष्ट्र में जैसे क्षेत्रवाद में था कि मतलब प्रथम कहाँ कहाँ था। बंगाल में था, पंजाब में था, महाराष्ट्र में था। तो ये सब आप खुद देख लेंगे, पंजाब में क्या लोग थे। तो इसको आप वीडियो रोक रोक के ये सारी चीज़ें आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, और फिर विदेशों में कौन थे, लंदन में क्या था, पेरिस में क्या था, तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। हम सीधे चलते हैं प्रथम विश्व युद्ध राष्ट्रवादी के बाद क्या क्या हुआ। होम रूल आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन जो था 1916 में हुआ था। तो इसमें हम होम रूल आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न हुई परिस्थितियों में एक प्रभावशाली प्रतिक्रिया के रूप में आरंभ हुआ। आयरलैंड के होम रूल लीग के तर्ज पे इसे भारत में एनी बेसेंट और तिलक ने प्रारंभ किया। आरंभ होने के में क्या सहायक कारक थे? राष्ट्रवादियों के एक वर्ग में विश्वास की सरकार का ध्यान आकर्षित करने और उस पर दबाव डालना आवश्यक था। मार्लियामेंटो सुधारों से मोह भंग होना, युद्धोपरांत भारतीयों पर आरोपित आर्थिक बोझ से त्रस्त भारतीय किसी भी आंदोलन में भाग लेने के लिए तत्पर नहीं थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की साम्राज्यवादी मंशा भी उजागर हो गई थी।
तत्कालीन परिस्थितियों में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक योग नेतृत्व किया इसमें। तो प्रारंभिक जो था उसमें ये आ गया था, ठीक। उसके बाद हम बढ़ते हैं, उसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य इसका था होम रूल आंदोलन में सुशासन की अवधारणा और भारतीयों को परिचित कराना। तिलक की होम रूल आंदोलन और एनी बेसेंट की, इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। शाखाएं हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। इसकी कितनी शाखाएं थी? 6। और एनी बेसेंट की सितंबर 1916 में हुई थी। इसकी स्थापना कहाँ है? मद्रास में स्थापना हुई। इसकी कितनी शाखाएं खोली गई? 200 शाखाएं खोली गई। आंदोलन की क्या क्या विधियां थी? जनसभाओं का आयोजन, परिचर्चा आयोजित करना, पुस्तकालय अध्ययन कक्षों की स्थापना, सम्मेलनों का आयोजन, विद्यार्थी की कक्षा आयोजित करना, समाचार, पोस्टर, पैम्पलेट, नाटक इत्यादि के माध्यम से स्वशासन के वास्तविक अर्थों को परिचित कराना। इसमें सरकार का क्या रुख था? दंडात्मक कार्रवाई, राजनीतिक सभाओं पर प्रतिबंध, तिलक एनी बेसेंट पर मुकदमा और राजनीतिक गिरफ्तारियां, ठीक। आंदोलन कमजोर पड़ने के क्या कारण थे? अब कारक बताना है। कारण, आंदोलन के प्रभावी संगठन का अभाव, 1917-18 में सांप्रदायिक दंगों पर नकारात्मक प्रभाव, महत्वपूर्ण नेताओं की गिरफ्तारी से नेतृत्व अभाव, उदारवादी नेताओं उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में मतभेद, मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधारों में सार्वजनिक होने पर मतभेद, ठीक। उपलब्धियां क्या क्या थी? भारतीयों की चेतना का प्रसार, शहर और बीच में सांगठिक संपर्क की स्थापना, जुझारू राष्ट्रवादियों की नई पीढ़ी का निर्माण, उग्रवादी और उदारवादी के मध्य पुनः एकीकरण को प्रोत्साहन। 1916 में इसमें लखनऊ समझौता भी हो गया था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। उग्रवादी पुनः कांग्रेस में सम्मिलित हो गए थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य भी एक समझौता हुआ था। ये दो फैक्ट, मतलब ये थोड़ा सा फैक्ट है, ठीक। इसको अच्छे से देख लेना, ये क्वेश्चन अक्सर पीटी में पूछ देता है, पीसीएस एग्जाम में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त घोषणा पत्र, कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग का पृथक प्रतिनिधित्व मांगों को स्वीकार की गई और इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन में दूरगामी परिणाम इसके हुए। समालोचनात्मक इसका हम देखते हैं तो इसमें क्या था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग संयुक्त रूप से एक मंच ले लिया है। दूरदर्शिता का पूर्ण अभाव परिलक्षित था। इसमें कांग्रेस द्वारा सांप्रदायिकता निर्वाचन व्यवस्था स्वीकार करने से राजनीति की दो धाराएं पैदा हो गई अलग अलग। यह प्रावधान द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा का अंकुर था। मतलब यहीं से लखनऊ समझौता जो हुआ उसमें ये मांगे रख दी गई थी ना कि पृथक प्रतिनिधित्व मांगे और स्वतंत्रता। तो यहाँ से द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा, अल्पसंख्यक के मन में बहुसंख्यक हिंदुओं का भय दूर हो गया था। इसमें एक मतलब समालोचना में ये रहता है कि क्या बुराई क्या अच्छाई दोनों मतलब मिक्स रहता है। लोगों के साथ साथ लाने का कोई प्रयास नहीं किया हिंदू मुस्लिम में, ठीक। चलिए, उसके बाद है मोंटेग्यू घोषणा, अगस्त 1917 में की गई। इसमें क्या था? भारतीयों के लिए स्वशासन की प्राप्ति सरकारी नीति बन गई थी। 1919 में मार्ले द्वारा की गई घोषणा से उत्पन्न असंतोष, असंतोष रोष समाप्त हो गया। ये इसका था महत्व। हाँ, एक मिनट रुकिएगा, एक सेकंड बस। क्या था? भारतीयों के लिए स्वशासन की स्वशासन की प्राप्ति सरकारी नीति बन गई थी। 1909 में मार्ले द्वारा की गई घोषणा से उत्पन्न असंतोष रोष की समाप्त हो गई। ये इसका क्या हो गया? महत्व, ठीक। ये 2 पॉइंट। नीचे क्या है? इसकी आपत्ति क्या थी? इसमें घोषणा में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। उदारवादी शासन की प्रगति के संबंध में निश्चित करने का अधिकार केवल सरकार को है। और क्या सुझाव क्या दिया गया था? इस प्रक्रिया में भारतीयों को भी सहभागी बनाया जाना चाहिए, ठीक। तो महत्व, आपत्ति और सुझाव, ये इसके 2 पॉइंट में आप लिख सकते हो। जैसे पहला, दूसरा, इधर तीसरा, चौथा, इधर पांचवा, ठीक। अब आते हैं जन राष्ट्रवाद के युग का शुभारंभ। ये हुआ है 1919 से 1939 तक। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो आया था 1919 में, ठीक। इसके क्या
कारण कारण क्या है कि किस कारण ये लेके आ गया था। भारतीय परिषद 1909 में कांग्रेस ने नरम दल के सदस्य संतुष्ट नहीं थे, तो उनको संतुष्ट करने के लिए प्रथम महायुद्ध जो हुआ था, तो उसमें अंग्रेजी सरकार का पूर्ण सहयोग दिया था। इस वजह से अधिनियम की आशा थी लोगों को, तो ये लेके आ गया था। कांग्रेस और लीग समझौता हुआ, तो इस वजह से भी आ गया था। भारतीयों द्वारा स्वशासन की तीव्र मांग होम रूल लीग आंदोलन की वजह से आने लगी थी। मॉन्टेग्यू सुधार और उदार व्यक्ति का भारत सचिव पद पर नियुक्त होना इसका भी एक कारण था। विशेषता क्या थी? प्रांतों में द्वैध शासन। ये याद रखना, ये जो पढ़वा रहा हूँ ना, तो इसमें भी ये क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे इसमें आता है ना, प्रांतों की द्वैध शासन किस में आया था? मॉन्टेग्यू सुधार। तो ये विशेषताएं हैं, तो उसको समझते जाना, ठीक। प्रशासनिक कार्यों में संचालन हेतु 2 सूचियां आरक्षित और हस्ताक्षरित। प्रशासन हेतु 2 सूचियां केंद्रीय और प्रांतीय। द्विसदनी केंद्रीय व्यवस्थापिका। गवर्नर जनरल द्वारा 8 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद की सहायता से कार्यों का संचालन, जिसमें 3 भारतीय शामिल थे, ठीक। दोष क्या थे? द्वैध शासन व्यवस्था अत्यंत जटिल और अतार्किक थी। केंद्रीय कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थी और सीमित मताधिकार था, ठीक। अब आते हैं गांधी जी का जीवन, थोड़ा सा दक्षिण अफ्रीका में देखे लेते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद हम ये तो 1919 तक का हमारा वो हो गया, कंप्लीट हो गया। जब 1919 तक का हो गया हमारा, 1900 तक का, तो फिर उसके बाद हम आगे थोड़ा देखेंगे। पर उसके पहले गांधी जी आए थे, तो थोड़ा सा उनका समय देख ले रहे। तो जब गांधी जी वहाँ थे, कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में, संघर्ष का उदारवादी चरण 1894 से लेकर 1906 तक नेटल भारतीय कांग्रेस की स्थापना उन्होंने की थी और इंडियन ओपिनियन पत्र निकाला था। फिर सत्याग्रह का काल 1906 से 1914 तक का था। पंजीकरण पत्र, प्रमाण पत्र के विरुद्ध सत्याग्रह किया था। इसमें प्रवसन विरोधी लगाने के विरुद्ध था। दक्षिण अफ्रीका में उनके अनुभव क्या थे? कि भारतीय जनता संघर्ष बलिदान के लिए तैयार हो सकती है। एकता स्थापित करने में हिंदू मुस्लिम और अमीर गरीब सब एक हैं। कई बार ऐसे जो निर्णय लेने पड़ते हैं जो आपके समर्थनों को भी पसंद ना आए। तो गांधी जी ये 3 चीज़ सीखे। तो क्वेश्चन एक बार शायद आया था, मैं कहीं पीसीएस के किसी एग्जाम में देखा था, ये तो पता नहीं किस पीसीएस में था, कि गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के कौन से अनुभव थे जो मतलब काम आए थे भारत में। तो ये 3 अनुभव आप लिख सकते हैं, ठीक। भारत में गांधी जी की प्रारंभिक गतिविधियां, जैसे जब भारत में आए थे तो चंपारण सत्याग्रह किए 1917 में, अहमदाबाद 1918 में, खेड़ा का 1918 में। तो इसमें क्या था? ये प्रथम सविनय, ये प्रथम भूख हड़ताल, प्रथम असहयोग। अब इसमें उपलब्धि क्या थी? ये भी क्वेश्चन एक बार आया था, ठीक। ये भी, ये सब देख लें पीसीएस में, तो मतलब सीधे लाइन बाय लाइन यहाँ से क्वेश्चन उठा लेगा, ये चीज़ याद रखना। उपलब्धि क्या थी? गांधी जी ने गांधीवादी तरीके सत्याग्रह का आजमाने का अवसर मिला। देश की जनता को करीब आने और उनकी समस्याओं को समझने का अवसर मिला। जनता की ताकत कमजोरियों से परिचित हुए हैं। विभिन्न वर्ग विशेषताओं, युवा पीढ़ियों का भरपूर समर्थन मिला ताकि उनके मध्य विशिष्ट पहचान मिल सके। अब देखिए दोस्तों, जैसे रॉलेट एक्ट, जालियाबाग हत्याकांड, जो हंटर आयोग, ये सब इसी के अंदर आता था। इसे आप बुक से पढ़ लेना, इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन आता नहीं, सिर्फ पीटी के लिए इसका मेंस में कोई ऐसा योगदान है नहीं। तो इसको आप देख सकते हैं, इसको आप सीधे नॉर्मल बुक से रीड मान लीजिएगा, 319 पेज में है स्पेक्ट्रम की, आपका काम हो जाएगा, ठीक। ये हमारा लास्ट पेज बचा, तो लास्ट पेज है ये हमारा है कौन सा? खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। तो इसके बारे में हम जल्दी से कंप्लीट करें। खिलाफत असहयोग आंदोलन की क्या 3 मांगे थी? तुर्की के साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए, सरकार पंजाब में हुई जातियों का निराकरण करे और स्वराज की स्थापना, ठीक। देखो, मेरा इस बार जब था ना, मेरे एक दोस्त का, उसका एक क्वेश्चन खिलाफत वाला गलत हुआ था। उसमें देखिए स्वराज की बात हुई थी, उसने स्वराज के बारे में नहीं किया था, ये वाला उसका बेसिक क्वेश्चन गलत हुआ था। यूपीएससी में देखो साफ आया था। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये मतलब पीटी में काम नहीं देगा, पीटी में ये काम देगा। इसकी एक एक लाइन जो लिखी है ना, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ना, समझना, ऐसा हल्के में मत लेना। इस नोट्स को बहुत टाइम लगा है बनाने में, 4 साल की मेहनत है भाई, ठीक। और इसके क्या थे कारण? तो प्रथम वर्ल्ड वॉर की आर्थिक कमजोरियां थी। रॉलेट एक्ट, जालियाबाग हत्या, हंटर कमीशन की सिफारिशों ने आंख खोल दी थी। 1919 अधिनियम की वास्तविक मकसद द्वैध शासन प्रणाली लागू करना, ना कि जनता को राहत पहुंचाना, ठीक।
प्रयुक्त की गई तकनीकें, क्या क्या तकनीकें की गई थी, ठीक। तकनीकें में क्या कौन कौन सी तकनीकें थी? शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, सरकारी न्यायालय, नगर पालिका, ये इनका बहिष्कार करना था, ठीक। और राष्ट्रीय जो संस्थान पंचायतें, खादी प्रोत्साहन और इनका द्वितीय चरण में इनका आपको समर्थन करना था, ठीक। और बाकी कुछ नहीं है इसमें, तकनीकें यही थी। क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में ये वाला एक बार बना था कि कौन कौन सी तकनीकें हैं जो सविनय अवज्ञा आंदोलन और खिलाफत आंदोलन में था, तो इसको यही लिखना था। ये जो इतना लिखा है इसी को आपको पूरा बढ़ा के लिखना था, बस हो गया, बाकी कुछ नहीं था। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1920 में। कांग्रेस के संवैधानिक तरीके से शासन प्राप्ति के अपने लक्ष्य के स्थान को शांतिपूर्ण न्यायोचित तरीके से स्वराज प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया है, ठीक। ये तो मतलब फैक्ट था, एक मैं डाल दिया था बीच में। आंदोलन का प्रसार जनप्रतिक्रिया, मध्य वर्ग, व्यवसायी, किसान, विद्यार्थी, महिला, और इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रभाव था। अंग्रेज अजय थे, उसमें समाप्त नहीं कर, तो हिंदू मुस्लिम एकता का इसमें ज़्यादा इफेक्ट था नहीं, पर खिलाफत आंदोलन था तो उसमें देखने को मिलता है हिंदू मुस्लिम एकता, ठीक। आंदोलन का अंतिम चरण क्या था? चौरा चौरी कांड था 1922 में, तो इसलिए गांधी जी आंदोलन वापस ले लिए थे। और इसका क्या इफेक्ट हुआ? अजय था, भ्रम आंदोलन ने समाप्त किया कि अंग्रेज मतलब अजय हैं, इनको कोई नहीं हरा सकता, ये भ्रम इस आंदोलन से दूर हो गया। और भारतीयों ने साम्राज्यवादी शासन से भय जाता रहा, वो भी दूर हो गया। वो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रति पूर्ण रूप से लाल लालायित हो गए, ठीक। तो इसके साथ ही ये हमारा पूरा ख़त्म हो गया। तो मतलब ये नोट्स आपके बहुत काम आएगी। मेन चीज़ बस दोस्तों एक चीज़ याद रखना कि ये जो सिर्फ यूपीएससी मेंस के जो पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देखोगे ना, तो आपके लिए नोट्स मतलब क्या बताऊँ, मतलब 100% इसके इसी से आपका काम हो जाएगा। और साथ में यूपी पीसीएस के लिए ना इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, बस समझ लो कि लाइन उठा लेगा और डाल देगा। हाँ, और रही बात आपका पीटी, तो पीटी के लिए आप क्या करोगे? स्पेक्ट्रम तो देखोगे ही। तो जब स्पेक्ट्रम देखोगे तो स्पेक्ट्रम में आप जो वन लाइनर जो फैक्ट हैं, क्या मतलब जैसे 1857 का थोड़ा देख लोगे, सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार आंदोलनों में जो फैक्ट हैं, मतलब क्या क्या आंदोलन, उसके नेता के नाम, कहाँ से वो हैं रिलेटेड, वो सब देख लोगे। वो सब पीटी का काम है, ये इसमें सिर्फ मेंस का काम है। पर हाँ, इसमें भी जो बातें लिखी गई हैं, जैसे इसमें भी कुछ भी बातें जो लिखी गई हैं, जैसे ये मान लो मार्ले मिंटू घोषणा में असंतोष रोष था, तो मतलब ये कहीं भी यूपीएससी फैक्चुअल एग्जाम इतना नहीं है, वो कॉन्सेप्ट बेस पे एग्जाम आता है। तो ऐसी चीज़ें पॉइंट के रूप में आ सकती हैं, तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक। और नोट्स को मैं भेज दूंगा नीचे आपके कमेंट बॉक्स या फिर उसमें डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको डाउनलोड कर लेना। और बाकी हमारा टारगेट तो अभी दोस्तों यही है कि हम आपको 2 दिन में मतलब ये मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कंप्लीट करा दें, 2 दिन में आपको आर्ट एंड कल्चर्स पढ़ा दें। उसके बाद बचेगा 2 डेज़ में आपको हम मान लो जैसे ये हो गया ये, उसके बाद बचेगा सोसाइटी हो जाएगा। और उसके बाद हम आपको फिर 1 डे लगेगा वर्ल्ड हिस्ट्री में, 1 डे में काम हो जाएगा। और थोड़ा सा 3 डेज़ के करीब में, 3 से 4 डेज़ में आपका काम हो जाएगा ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में मेंस के लिए देखो, ज्योग्राफी इतना कुछ खास नोट्स बनाया नहीं हूँ मैं, ना ही मैं इसमें ज़्यादा वो आपको बनाऊंगा कि आप नोट्स बनाओ, आपका इसमें जैसा लगे। क्योंकि इसमें मैं एनसीईआरटी ही देखा हूँ, तो एनसीईआरटी देखने से मेरा काम हो गया था। तो इसमें एनसीईआरटी देखा तो एनसीईआरटी से मेरा काफ़ी काम हो गया, मतलब 6 से लेकर 12th तक का देखा तो काम हो गया। इसके अलावा मेरे को कुछ भी नहीं पढ़ना। तो मैं आपको, मेरा ये है कि GS1 जो यूपीएससी यूपी पीसीएस में जो आता है, उसको हम टारगेट किए हैं कि लगभग 10 दिन में ये कंप्लीट कर देंगे। फिर GS2 10 दिन में, GS3 मतलब वो 1 मंथ में हम पूरा मेंस कंप्लीट कर लेंगे कि आपके पास वीडियो आने से आपके पास नोट्स आ जाएगी। किसी को नहीं समझ में आ रही वीडियो, वो अपने से नोट्स बनाएगा, फिर वीडियो देखेगा तो उसको चीज़ें याद हो जाएंगी। उसको याद करना है, आपके पास सारी नोट्स अवेलेबल रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और उसके बाद मैं अभी हिंदी लिटरेचर साथ में आपका करवा ही रहा हूँ, हिंदी जिसका ऑप्शनल है। तो आप बस
ये भूल जाइए कि हिंदी लिटरेचर में कुछ और देखने की ज़रूरत है। वो मैं शॉर्ट नोट्स भी बनाया हूँ, बस आपको अपनी किसी भी कोचिंग या फिर जहाँ से आप मार्केट से पढ़े हो तो थोड़ा-सा डीपली नॉलेज चाहते हो तो उसे देख लेना। बाकी आप मेरी क्लासेस ले लोगे तो आपका ख़त्म। आज मैंने उसका खंड 1 का 1 और 2, 2 टॉपिक आज कंप्लीट कर 5 दिन में हम उसको भी देखेंगे, जल्दी-जल्दी कंप्लीट करवा देंगे। तो हमारा ये चल रहा है और रही बात अब हमारे किसकी? करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए आपको ये एक मंथली मैगज़ीन मतलब देख लीजिएगा, कहीं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की मंथली मैगज़ीन जो आती है, उसे फ़ॉलो कर लेना। वो आप ही पढ़ोगे, उससे मैं नहीं करवाऊँगा। बस ये रहेगा कि मैं आपके लिए इस ख़ास सिर्फ़ यूपीएससी और यूपीपीसीएस, बाकी और कोई किसी भी एग्ज़ाम के लिए नहीं, मैं अभी बताए दे रहा हूँ। उसके लिए मैं करंट अफेयर की 10-10 मिनट की, 20-20 मिनट की मंथली लेके आता हूँ। उसमें वो वन लाइनर फैक्ट रहता है। जैसे यूपीएससी पूछता है कभी-कभी कि स्वास्थ्य नीतिगत स्वास्थ्य सूचकांक में पहला स्थान किसका है? ऐसे में जो वन लाइनर जो यूपीएससी के अकॉर्डिंग है, उनको लेके आता हूँ, तो आप उसको 10 मिनट की वीडियो देख लेंगे तो काम हो जाएगा। तो अब आपके लिए जो मेंस का टारगेट रहेगा, तो हम मेरे साथ जो कर रहा तो मेंस का वो हो जाएगा। अब बाकी उसको कोई दिक्कत होगी नहीं और बाकी हमारा इस महीने हम मेंस का सारा कंप्लीट कर लेंगे। मतलब टारगेट तो यही है कि इस महीने मेंस का सारा चीज़ हो जाए, क्योंकि मैंने सारी नोट्स वोट्स बना ली और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने इसको कंप्लीट करवा दूंगा। मेंस तो ये हो जाएगा। मेंस के बाद हम फिर आंसर राइटिंग प्रोग्राम रखेंगे। आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी हम इसी में रखेंगे। देखो यार, पैसे वैसे कमाने का यूट्यूब में कोई ऐसा वो है नहीं, बस ये है कि मतलब मैं आया हूँ कि मैं खुद थोड़ा सा पढ़ाई कर सकूँ, आप लोग को भी करवा सकूँ, इसलिए आंसर राइटिंग हम लोग सब साथ में मिलके करेंगे, लाइव ही करेंगे बस। और बाकी कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि आपका नाम क्या है, तो सॉरी यार, मैं अपना नाम और अपनी पर्सनल लाइफ थोड़ा सा मैं अभी बता नहीं सकता। फिर आपको समय आने पे मैं अपना सारा चीज़ बता दूंगा। तो थैंक यू। और अपने दोस्तों को बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास भी भेज दें जिस जो यूपीएससी के काम का हो। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे। धन्यवाद।